अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे और उस यूनिट का नाम है वाइटल साइन। तो ये एक इंतहाई अहम यूनिट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत से MCQs आते हैं और एग्ज़ाम के बाद जो आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आस्की एंड आस्पी, तो इस यूनिट से आपके वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से स्किल्स भी कराए जाते हैं। तो एग्ज़ाम के हवाले से ये एक इंतहाई अहम यूनिट है। इस यूनिट को आसानी के लिए हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाकी पार्ट्स के वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अब हम पढ़ेंगे इस यूनिट के फोर्थ पार्ट को और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे रिस्पायरेशन को, क्योंकि रिस्पायरेशन भी हमारे पास एक वाइटल साइन है। सही है। तो आज की इस लेक्चर में हम इस यूनिट के फोर्थ पार्ट रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे और इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के पहले पार्ट देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस लेक्चर को। तो हमारे पास है रिस्पायरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वाइटल साइन हमारे बॉडी के वो कार्डिनल साइन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जिससे हमारे बॉडी के मेजर आर्गन, मेजर सिस्टम के फंक्शन का पता चलता है। तो इस यूनिट के पहले वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया वाइटल साइन की इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या आता है। इसके बाद हमने टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम किस तरह मेजर करते हैं, कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया पल्स को, हार्ट रेट को, और अब हम एक्सप्लेन करेंगे रिस्पायरेशन को। तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज द मैकेनिज्म द बॉडी यूजेस टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड एंड द सेल। तो क्या है कि देखो, हम कहते हैं ना कि इंसान ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता, तो हमारे जिस्म के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसको बाहर निकलना चाहिए, निकलने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो एक्सचेंज ऑफ एयर होता है बाहर से और हमारे लंग्स और बाहर इन्वायरमेंट के दरमियान, फिर जब वो एयर हमारे लंग्स में चला जाता है तो ब्लड और लंग्स के दरमियान जो एक्सचेंज होता है और फिर वही ऑक्सीजन ब्लड से हमारे डिफरेंट सेल लेते हैं, तो इन एक्सचेंज को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, बाहर से हम एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, और जब हम सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में चला जाता है तो वो लंग्स में, एल्वियोलाई में, ब्लड में इंटर हो जाता है। सही है। फिर वो ब्लड जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यू पे से गुजरता है तो वो ऑक्सीजन फिर हमारे टिश्यू वगैरह लेते हैं और हमारे टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को देते हैं, ब्लड लंग्स तरफ लेकर आता है और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर आउट करते हैं। तो इस तमाम प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इस तमाम प्रोसीजर को कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है एटमॉस्फेयर और ब्लड के दरमियान, और फिर ब्लड और हमारे बॉडी सेल्स के दरमियान इसके गैसियस एक्सचेंज को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का अभी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब रिस्पायरेशन में बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारे पास है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन सिंपल जो एयर की एक्सचेंज है कि द मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड वेंटिलेशन, कि हम एयर अंदर लेकर आते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेकर आते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे पास गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर निकालते हैं। इस एक्सचेंज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेंटिलेशन, जिसमें हमारे पास इंस्पायरेशन आता है और एक्सपायरेशन आता है, जो आगे स्लाइड में भी हम पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन हवा को अंदर लेकर जाना, गैसेस को अंदर लेकर जाना, और एक्सपायरेशन गैसेस को बाहर लेकर आना, तो इसको कहते हैं वेंटिलेशन। इसके बाद जब एक दफा एयर आपके लंग्स में आ जाती है फिर होता है डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वियोलाई एंड रेड ब्लड सेल। जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में चली गई, अब वो वहां से ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू इंटर होगी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। सही है कि ये मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है एल्वियोलाई और आरबीसी के दरमियान। सही है, क्योंकि हमारे आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन होता है, एक हेमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो जब ब्लड और आपके एल्वियोलाई के दरमियान एक्सचेंज होते हैं तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आता है, या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आता है या फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आता है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, परफ्यूजन। अब यहां पे हमारे पास ब्लड में वो ऑक्सीजन आ गया, सही है। अब क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज। अब हमारे कैपिलरीज के थ्रू डिफरेंट सेल और टिश्यू तक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आरबीसी की, कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, तो उसको कहते हैं परफ्यूजन। सही है, तो ये भी आप एमसीक्यूज, तो ये जो हमारे पास 2 डिफिनीशन ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और रिस्पायरेशन जो है वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास है फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, कि रिस्पायरेशन किस तरह कंट्रोल होता है। ये जो हम एयर अंदर लेकर आते हैं, बाहर लेकर आते जाते हैं, हम जो एयर होता है, क्यों, किस तरह ये कंट्रोल होता है, कब रिस्पायरेशन ज्यादा होगी, कब कम होगी, तो अब हम वो पढ़ते हैं कि रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लांगेटा इन द ब्रेन सिस्टम रेगुलेट द इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, जो कि हमारे पास एडल्ट में 12 to 20 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे आप एमसीक्यूज ये याद रख लें कि जो रिस्पायरेशन होता है वो अंडर कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये एमसीक्यूज आप याद रख लें। जो टेम्परेचर था तो वो अंडर कंट्रोल था, किसके, हमारे हाइपोथैलेमस के, लेकिन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है, और मेडुला ओब्लांगेटा में रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। और एक एडल्ट बंदे का रिस्पायरेटरी रेट 12 से लेके 20 तक होता है, ये एक रेंज है, और ये अनइंटरप्टेड पैटर्न होता है। अनइंटरप्टेड का मतलब ये है कि इसमें स्टॉप नहीं आता। अगर रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाती है तो फिर कुछ ही मिनटों में क्या होता है, इंसान की ब्रेन डेथ और बाकी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद इंसान की फिर डेथ के चांसेस होते हैं और डेथ वाकया हो जाती है अगर कई मिनटों तक ऑक्सीजन आपके बॉडी सेल्स को ना मिले। सही है, तो ये जो हमारे कंटिन्यूस पूरी जिंदगी जो हमारा क्या होता है, रिस्पायरेशन का जो सिलसिला है, तो ये अंडर कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लांगेटा के। और नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेंज हमारे पास 12 से लेके 20 होता है, कि हम 12 से लेके 20 दफ़ा सांस लेते हैं 1 मिनट में। सही है, इसके बाद अब सांस लेने में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों आते हैं, इन दोनों को हम एक काउंट करेंगे। वेंटिलेशन इज रेगुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन आर्टेरियल ब्लड। देखो हमारे आर्टेरियल ब्लड जो हार्ट से आता है, इसमें गैसेस की मिकदार और इसकी पीएच ये कंट्रोल करते हैं हमारे रिस्पायरेशन को। आप लोग आगे सेमेस्टर्स में पढ़ोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो हमारे ब्लड का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एसिडिटी को शो करता है, बंदा हाइपर कार्बिया में होता है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इंसान की वो रिस्पायरेशन तेज हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए और ताकि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो। सही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, आपके रिस्पायरेटरी रेट को कंट्रोल किया। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन की भी यही बात है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसान रिस्पायरेटरी रेट को तेज कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले। इस तरह अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, पीएच ज़्यादा होगी, पीएच आपकी क्या होगी, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास कम होता है, तो एसिडिटी कम होती है, पीएच आपके साथ बढ़ती है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है तो पीएच कम होता है और हमारे पास क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिटी अगर बढ़ती है तो आपका बॉडी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की कोशिश करेगा ताकि पीएच आपके पास नॉर्मल तक आए। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि जो रिस्पायरेशन होता है, वेंटिलेशन होता है, वो हमारे आर्टेरियल ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है।
The most important factor in control of ventilation is level of carbon dioxide in arterial blood। और कार्बन डाइऑक्साइड आपके आर्टीरियल ब्लड में कंसंट्रेशन जो इसकी है तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने में। मतलब CO2 ज्यादा होगा तो एसिडिटी आपके पास ज्यादा होगी, pH आपके पास कम होगा, बॉडी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, जिसकी वजह से आपका रिस्पिरेशन तेज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिक, ये आपके पास कंट्रोल करता है आपके respiration को। An elevation in carbon dioxide level causes the respiratory control system in the brain to increase the rate and depth of breathing। तो यही बात जो मैंने आपको कह दी, CO2 ज्यादा होगा, आपके मेडुला ऑब्लांगेटा को मैसेज आएगा और वो रिस्पिरेशन रेट को भी और उसके डेप्थ को भी इंक्रीज कर लेगा और आपके पास कोशिश होगी इसके ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए। The increased ventilatory effort remove excess carbon dioxide by increasing exhalation। और जो आपका ventilatory effort जब इंक्रीज होता है, मतलब ब्रीथिंग आपकी जब इंक्रीज होती है तो इसका मकसद यही होता है कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, तो इसमें एक हमारे पास इंस्पायरेशन है, एयर को अंदर लेकर जाना, इसको इनहेलेशन भी कहते हैं, और ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें हमारी एनर्जी सर्व होती है। दूसरा एक्सपायरेशन एक्सेलेशन, ये पैसिव प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि एयर जब हम अंदर लेकर जाते हैं हम एनर्जी यूज करते हैं और एयर जो बाहर आती है तो इसके लिए हम एनर्जी यूज नहीं करते। और तीसरा इसमें पाज है, मतलब एक छोटे टाइम तक एक स्टॉप आता है जिसमें रिस्पिरेटरी उसको क्या होती है, रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये तीन हमारे पास क्या है, स्टेप्स हैं ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में, एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। Mechanism of breathing inspiration. During this process, the respiratory center send impulses along the pharynx nerve, causing the diaphragm to contract। क्या होता है, pharynx nerve हमारे एब्डामेन में होता है जो diaphragm एक्सेट्रा को कंट्रोल करता है और रिस्पिरेटरी सेंटर के मुताबिक diaphragm पे एक्शन परफॉर्म करता है। तो क्या होता है कि इंस्पायरेशन में जो रिस्पिरेटरी सेंटर होगा मेडुला ओब्लांगेटा, वो मैसेज देगा pharynx nerve को कि वो diaphragm को कंट्रैक्ट करे। तो जब हमारे पास डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो एब्डामिनल आर्गन जो है, एब्डामिनल आर्गन जो हमारे पास इंटेस्टाइन वगैरह हैं, जो स्टोमिक वगैरह हैं, वो क्या होंगे, दे मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ चेस्ट कैविटी टू मूव एयर इनटू द लंग्स। क्या होता है, देखो अगर हमने एयर को सक करना है, इंस्पायरेशन करना है, तो हमने लंग्स में कैविटी बनानी होगी और वो कैविटी इस तरह बनती है कि मेडुला ओब्लांगेटा मैसेज देता है हमारे फेरनिक नर्व्स को और वो डायफ्राम को कंट्रैक्ट कर लेता है। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, एब्डामिनल आर्गन नीचे और बाहर की तरफ आ जाते हैं, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी वो क्या हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाती हैं, उसकी कैविटी इंक्रीज हो जाती है और ईयर अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर लेता है। द डायफ्राम मूव अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर एंड द रिब्स रिट्रैक्ट upward from the body midline approximately 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे आता है, ऊपर कैविटी बन जाती है और आप हमारा जो ये चेस्ट होते हैं, जो रिब्स होते हैं, तो ये थोड़े बाहर की तरफ निकल आते हैं, रिट्रैक्शन इसमें हो जाती है। और जो डायफ्राम की कंट्रैक्शन है वो 1 सेंटीमीटर तक होती है, रिब्स की 1.2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होती हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं। अंदर आपके पास खला बन जाता है और एयर अंदर की तरफ आ जाता है। और ये आप एमसीक्यूज के लिए अब याद रख लें कि डायफ्राम एब्डोमिनल ऑर्गन डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आएंगे और हमारे पास क्या होगा, डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, ये इंस्पायरेशन में होगा। इस स्लाइड से एक एमसीक्यूज अक्सर आता है, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथ अ पर्सन इनहेल 500 ऑफ एयर, दिस अमाउंट इज रिफर्ड टू एज टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल अगर एक बंदा है तो एक ब्रीथिंग में वो 500 ml तक एयर को अंदर लेकर जाता है, सही है, और इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन में सांस लेने से जितना हवा हम अंदर लेकर जाते हैं इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और इसकी मिकदार 500 ml होती है, सही है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हम हवा को बाहर लेकर आते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड एब्डोमिनल ऑर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। देखो डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ था इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं।
thorax decrease inside and thus lungs are compressed। thorax कहते हैं आपकी चेस्ट कैविटी को, जिसमें आपका हार्ट लंग्स हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये जो इंस्पायरेशन में बाहर की तरफ निकला था ये वापस अंदर की तरफ चला जाता है, आपके पास चेस्ट की कैविटी कम हो जाती है, लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं। और कंप्रेशन, कंप्रेस कहते हैं सुकड़ना, जिस तरह हम गुब्बारे को जो है क्या कर लेते हैं, उसको मुट्ठी में वो खोल के उसको मुट्ठी में जब कंप्रेस करते हैं तो उसका एयर बाहर निकल आती है। तो इस तरह चेस्ट कैविटी कंप्रेस हो जाती है और एयर हमारे पास बाहर निकल आती है, एक्सपायरेशन हो जाता है। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। स्टर्नम मूव इनवर्ड, तो ये मैंने आपको बता दिया। वो रिब जो इंस्पायरेशन में बाहर की तरफ थोड़े रिट्रैक्ट हुए थे वो अब पीछे की तरफ अपनी ओरिजिनल जगह पे चले जाते हैं और चेस्ट कैविटी कम हो जाती है। सही है, तो ये एक्सपायरेशन में होता है या एक्सहेलेशन में। इसके बाद पास, द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। पास जो है ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, कि इस टाइम में आपके पास आप जो आपके लंग्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। द नॉर्मल ब्रीथ रेट आर डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन इज कॉल्ड यूपनिया इंटरप्टेड बाय सी। क्या होता है हमारे पास कि ये जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूपनिया। ये खैर आगे आ भी रहा है तो वहाँ पे हम पढ़ भी लेंगे कि क्या होता है कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास जो है उसको यूपनिया कहते हैं और वो 12 से लेके 18 तक या 12 से 20 तक उसका रेंज है। सही है, और बहुत से प्रॉब्लम जो है वो क्या होते हैं, ये रिस्पायरेटरी को इंटरप्ट करते हैं। मतलब ये है कि मेंटल स्टेटस या जो है अगर आपके इंस्पायरेटरी और रिस्पायरेटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपका जो पास है जो स्टॉप, ये जो रिलैक्सेशन है अगर ये लेंथी हो जाए तो ये क्या करते हैं, ये आपके रिस्पायरेटरी रेट को चेंज कर सकते हैं। सही है, इसके बाद हमारे पास सिंपल सा वो हैं एक टाइप्स हैं अब ब्रीथिंग के, और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट हैं कि एक होते हैं कोस्टल ब्रीथिंग, दूसरा होता है डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग। कोस्टल ब्रीथिंग को थोरेसिक ब्रीथिंग भी कहते हैं, दैट ऑब्जर्व बाय मूवमेंट ऑफ चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये चेस्ट के अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से हमारे पास क्या होते हैं, जो ब्रीथिंग होती है उसको थोरेसिक या कोस्टल ब्रीथिंग भी कहते हैं। और एडल्ट में जो हमारे पास ब्रीथिंग होती है तो वो कोस्टल ब्रीथिंग होती है, मतलब वो चेस्ट को ऊपर नीचे करते हैं और क्या होते हैं उनकी ब्रीथिंग होती है। लेकिन जो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग होती है उसको एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसमें टोटली ब्रीथिंग डिपेंड करते हैं डायफ्राम पे। ऊपर जो कोस्टल ब्रीथिंग है इसमें डायफ्राम यूज होता है लेकिन एज हेल्पिंग, लेकिन यहाँ पे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग होती है। इसमें क्या है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम ऑब्जर्व्ड बाय मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन कॉमनली यूज फॉर चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो होती हैं ये एब्डोमेन मूवमेंट की वजह से होती हैं, उससे एब्डोमेन मूवमेंट के थ्रू आप चेक करते हो, और ये अक्सर छोटे बच्चों में होती है। जब भी आप लोगों की कहाँ पे ड्यूटी लगेगी पीड्स वार्ड में या वहाँ पे या नर्सरी में, तो वहाँ आप क्लियरली इसको देखोगे कि बच्चे का जो है एब्डोमेन मूवमेंट करेगा रिस्पायरेशन के दौरान, क्योंकि उनमें डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग होती है या एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास ब्रीथिंग के, आपको याद होने चाहिए। अब हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग रिस्पायरेशन, तो ये अब यहाँ पढ़ भी लेते हैं और आगे जाके एक एक को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। हमारे पास बॉडी पोजीशन होता है, देखो जब आप सुपाइन पोजीशन में होते हैं मतलब सीधे होते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट लेनी होती है रिस्पायरेशन के लिए। जब आप बैठ जाते हैं या खड़े होते हैं तो रिस्पायरेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो बॉडी की जो पोजीशन है वो भी रिस्पायरेशन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। एक्सरसाइज भी रिस्पायरेशन को इफेक्ट करता है। एक्सरसाइज में रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेकर जा सके बंदा, और क्योंकि अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, रिस्पायरेशन तेज़ होता है आपका, तो उसके लिए जो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए एक्सरसाइज के दौरान रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। एक्यूट पेन में भी रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। देखो हमारे पास ये जो पेशेंट होते हैं अनकॉन्शियस वगैरह, तो उनके पेन का वाइटल साइन के थ्रू हमें पता चलता है। जब वो पेन में होगा, इरिटेबल होगा, तो उसके रिस्पायरेटरी रेट आपको क्या, आपको ज़्यादा शो होगी। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन
रिस्पायरेशन होते हैं जो रिस्पायरेशन को क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, रिस्पायरेटरी रेट को कम ज़्यादा करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो हमारे पास सेडेटिव मेडिसिन होते हैं तो ये रिस्पायरेटरी सेंटर को सप्रेस करते हैं। अब अगर एक बंदा रिस्पायरेटरी रेट उसका कम है, नॉर्मल से कम है, तो हमने फिर ये सेडेटिव मेडिसिन इंतहाई एहतियात के साथ देने होंगे। इसके बाद स्मोकिंग तो हमें पता है कि स्मोकिंग लंग्स को डैमेज करता है। अक्सर सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा होता है स्मोकिंग काज लंग कैंसर। तो वो क्या करते हैं, वो आपके रिस्पायरेटरी रेट को ड्राई करता है, रिस्पायरेटरी रेट को खराब करता है। हेमोग्लोबिन फंक्शन, हेमोग्लोबिन का मैंने आपको बता दिया था स्टार्ट से कि एक हेमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। अब अगर हेमोग्लोबिन की कोई प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन कोई कम है या हेमोग्लोबिन का साइज सही नहीं है, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन की कमी आपकी बॉडी में होगी और रिस्पायरेशन आपका इफेक्ट होगा। इसके बाद एंजाइटी, तो ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। एंजाइटी स्ट्रेस में जब बंदा होता है तो डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हमारे रिस्पायरेटरी रेट को क्या करते हैं, उसको एल्टर करते हैं। तो आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद एब्डोमिनल ट्रामा, तो जिस तरह हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में पढ़ा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, तो अगर किसी बंदे को एब्डोमिनल ट्रामा है, कोई सर्जरी वगैरह हुई है, तो उसका डायफ्राम वगैरह इतने इजीली वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो बंदा इंस्पायरेशन के लिए एफर्ट नहीं कर सकता, तो फिर उसकी क्या हो सकते हैं, उसका रिस्पायरेशन इफेक्ट हो सकता है। दूसरा ये भी है कि एब्डोमिनल ट्रामा के साथ अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो वो भी फिर इफेक्ट करता है रिस्पायरेशन को। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल इंजरी, तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट से बताया कि फिरने के नर्व जो है वो डायफ्राम पे एक्शन करके कंट्रैक्ट करता है डायफ्राम को। अब अगर एक बंदे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो नर्व्स में नर्व सिस्टम में ब्रेन आता है, नर्व्स आते हैं, तो अगर ब्रेन वगैरह में प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसका रिस्पायरेटरी सेंटर इफेक्ट हो, तो उसकी रिस्पायरेशन इफेक्ट हो सकती है। तो ये वो तमाम स्टेप फैक्टर्स हैं जो रिस्पायरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेशन है कि अगर किसी भी पेशेंट का हमने रिस्पायरेशन चेक करना है तो हम क्या क्या देखेंगे। व्हेन द रिस्पायरेशन रेट इज टेकन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक, हम पहले रेट चेक करेंगे कि रिस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में कितनी दफ़ा वो सांस लेता है। रिदम हम चेक करेंगे कि आया उसके सांस नॉर्मल है या नहीं, मतलब ये तेज़ी के साथ सांस से लेते हैं, स्लो लेता है, नॉर्मल लेता है, कम लेता है, ज़्यादा लेता है। इसके बाद डेप्थ, उसकी सांस गहरी है या गहरी नहीं है। इसके बाद क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स अब उसके ब्रीथिंग की जो क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या कैसे हैं, मतलब ये है कि कोई ब्रीथिंग की साउंड तो नहीं हो रही, ब्रीथिंग के साथ कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो एब्डामिन के नहीं होते। तो ये एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिस्पायरेशन के कि जब भी हम किसी भी पेशेंट का रिस्पायरेशन चेक करेंगे तो इन चीज़ों को हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास है रिस्पायरेटरी रेट। रिस्पायरेटरी रेट इज द नंबर ऑफ रिस्पायरेशन पर मिनट। The normal respiration rate for healthy adult at rest is 12 to 20 साइकिल पर मिनट। हमारे पास 1 मिनट में कितनी दफ़ा एक बंदा सांस लेता है इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया सांस लेना और बाहर निकालना इसको हम एक कंसीडर करेंगे। तो 1 मिनट में जितने ये होते हैं इसको रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट का रिस्पायरेटरी रेट 12 से लेके 20 साइकिल पर मिनट होने चाहिए। छोटे बच्चे चूंकि उनके लंग्स छोटे होते हैं तो उनको रिस्पायरेशन ज़्यादा लेनी होती है ताकि उसकी वो नीड पूरी की जा सके। एज के लिहाज से हमारे पास जो रिस्पायरेटरी रेट होता है तो 1 से 2 साल के बच्चे का रिस्पायरेटरी 20 से लेके 30 साइकिल पर मिनट, न्यूबॉर्न का 30 से 50 साइकिल पर मिनट। हमारे पास 3 से 8 ईयर ओल्ड जो अगर हमारे पास बच्चा है तो 18 से 26। इसके बाद अगर 9 से 11 हैं तो 16 से 22 साइकिल्स पर मिनट और अगर 12 साल से लेके एडल्ट हैं तो उसके रिस्पायरेटरी 12 से लेके 20 साइकिल पर मिनट होते हैं। और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, सही है कि ये एज के लिहाज से ये नॉर्मल है। देखो ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आप लोगों को दी है ना तो ये नॉर्मल है। तो अगर एक बच्चा हमारे पास 3 साल का है उसका रिस्पायरेशन 23-24 है तो ये फिर हमारे पास नॉर्मल होगा उसके एज के लिहाज से, सही है। यहाँ एमसीक्यूज आप देख ले कि रिस्पायरेटरी रेट अगर आपके पास तेज़ है, क्विक और शैलो ब्रीथिंग है। देखो अगर रिस्पायरेटरी रेट आपके पास ज़्यादा है नॉर्मल से तो इसको हम टेकिपनिया कहते हैं। अगर रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से कम है तो इसको हम ब्रेडिपनिया कहेंगे।
अगर एक पेशेंट का बिल्कुल रिस्पायरेशन नहीं है, सेसेशन कहते हैं स्टॉप हो जाने को। अगर किसी भी पेशेंट की रिस्पायरेशन बिल्कुल नहीं है तो उसको हम एपनिया कहेंगे, एपनिया। अगर एक पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल है तो उसको हम यूपनिया कहेंगे, यूपनिया। अगर एक पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट, रिस्पायरेशन में डिफिकल्टी होती है तो इसको हम डिस्पनिया कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड और आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे भी। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इस स्लाइड से एक एमसीक्यूज अक्सर वो लेकर आते हैं कि अगर रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे, टेकिपनिया कहेंगे। सही है। इसके बाद हमारे पास रिस्पायरेटरी रिदम है। रिस्पायरेटरी रिदम रेफर टू द रेगुलर एंड इक्वल स्पेसिंग ऑफ ब्रीथ। इन रेगुलर रिस्पायरेटरी रिदम द साइकिल ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हैव अबाउट द सेम रेट एंड डेप्थ। क्या होता है कि हमारे पास रिस्पायरेटरी रिदम कि आप सांस लेते हो, फिर आप सांस बाहर निकालते हो, एक दफ़ा आपने सांस ली, दूसरी दफ़ा ली, तीसरी दफ़ा ली, इन तीनों के दरमियान गैप नॉर्मल होना चाहिए। इन तीनों के जितना टाइम इंस्पायरेशन लेता है उतना टाइम एक्सपायरेशन को लेना चाहिए। तो इन चीज़ों को कहते हैं रिस्पायरेटरी रिदम। अगर एक बंदा है, एक पेशेंट है, वो 1 मिनट में 8 से 10 सांसें तेज लेता है, फिर स्लो लेता है, फिर तेज लेता है, तो रिस्पायरेटरी रिदम इसका नॉर्मल नहीं होगा। विद irregular respiratory rhythm इसको हम कहते हैं। with irregular breathing pattern the depth and amount of air inhale and exhale and the rate of respiration per minute will vary। यही बात है कि या तो इंस्पायरेशन में अगर कोई चेंजेस हैं या एक्सपायरेशन में या 1 मिनट में आपका जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन होता है वो फिर क्या होता है, वो आपके पास फिर चेंज होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिदम। इसके बाद हमारे पास रिस्पायरेटरी डेप्थ है। द डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल। कि आप कितना एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी डेप्थ। सही है। मतलब ये है कि अगर आप गहरी सांस लेते हैं या हल्की सी सांस लेते हैं, आप अगर सांस के साथ ज़्यादा एयर अंदर लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि ये डीप ब्रीथ हैं। अगर कम एयर अंदर लेकर आते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये शैलो ब्रीथ हैं। सही है। तो रैपिड बट शैलो रिस्पायरेशन अकर इन सम डिजीज कंडीशन सच एज हाई फीवर, शॉक एंड सीवियर पेन। तो मैंने आपको कहा था ना कि अगर किसी पेशेंट को फीवर हो, बुखार हो या पेन में हो या शॉक वगैरह में हो तो उसकी फिर रिस्पायरेटरी हमारे पास जो होती हैं रिस्पायरेशन वो रैपिड होती हैं, तेज़ होती हैं और शेलो होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सांस लेकर वो एक्सेल करते हैं। सही है। हाइपरवेंटिलेशन रिफर टू द डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन रिफर टू शेलो एंड स्लो रिस्पायरेशन। अगर एक पेशेंट रिस्पायरेटरी रेट भी उसका ज़्यादा है, 1 मिनट में ज़्यादा सांसें लेता है और सांसें भी उसकी गहरी हैं, तो उस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो 1 मिनट में सांस भी कम लेता है और उसकी रिस्पायरेशन भी शेलो है तो उसको फिर हम कहते हैं हाइपो वेंटिलेशन। सही है। तो ये रिस्पायरेटरी डेप्थ है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास रिस्पायरेटरी क्वालिटी है। रिस्पायरेटरी क्वालिटी आर कैरेक्टर रेफर टू ब्रीथिंग पैटर्न बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। रिस्पायरेटरी क्वालिटी क्या है, आपके ब्रीथिंग पैटर्न को कहते हैं कि आपके ब्रीथिंग पैटर्न कैसे हैं। मतलब ये है कि आप सांस सही से लेते हैं या नहीं लेते, उसका रेट क्या है, उसका रिदम क्या है, उसके साथ कोई साउंड वगैरह तो आपको सुनाई नहीं देता, या आप सही सांस ले सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, गहरी नहीं ले सकते, रिस्पायरेशन के दौरान आप एक्स्ट्रा मसल तो यूज़ नहीं करते, तो इसको कहते हैं फिर रिस्पायरेटरी क्वालिटी बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। अगर क्वालिटी सही नहीं है तो हम कहेंगे एबनॉर्मल क्वालिटी है या क्वालिटी कम है। अगर हमारे पास सांस सही ले सकते तो हम कहते हैं क्वालिटी हाई है। लेपर्ड ब्रीथिंग रिफर टू रिस्पायरेशन दैट रिक्वायर ग्रेटर एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट। लेपर्ड ब्रीथिंग वो रिस्पायरेशन होती है जिसके लिए पेशेंट को ज़्यादा एफर्ट करनी होती है, ज़्यादा कोशिश करना होता है। इसके बाद डिस्पनिया है, तो डिस कहते हैं डिफिकल्टी, पनिया कहते हैं रिस्पायरेशन को। डिफिकल्ट एंड लेबर्ड ब्रीथिंग ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल हैज अ persistent unsatisfied need for air and feel distress is called dyspnea। इसके बाद हमारे पास है ऑर्थोपनिया, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन। ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं कि अगर एक पेशेंट सिर्फ बैठ
बैठे हुए या खड़े होकर रिस्पायरेशन ले सकता है, सांस ले सकता है, लेटे हुए नहीं ले सकता, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। इसके बाद ब्रीथ साउंड हमारे पास है। नॉर्मल रिस्पायरेशन डू नॉट यूजुअली हैव एनी नोटिसेबल साउंड, हाउएवर सर्टेन डिजीज एंड इलनेस कैन कॉज इररेगुलर रिस्पायरेशन साउंड। देखो नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं इसकी कोई भी आवाज़ नहीं है, सही है, मैं सांस लेता हूँ इसकी कोई भी आवाज़ नहीं। लेकिन अगर एक पेशेंट सांस के साथ हवा मतलब वो साउंड आता है, सही है, या ये अक्सर जो होते हैं ना जिनका सीना खराब होता है, चेस्ट इन्फेक्शन या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, तो वो सांस लेते हैं उसको खर खर की आवाज़ आती है, तो वो फिर एबनॉर्मल है। नॉर्मल हमारे पास सांस लेने की रिस्पायरेशन की कोई भी साउंड नहीं है। अब ये हमारे पास एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड है कि दैट आर ऑडिबल विदाउट एम्पलीफिकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग: स्ट्राइडर, a shrill harsh sound heard more clearly during inspiration but that can occur during expiration। स्ट्राइडर हमारे पास एक हार्श साउंड है, इस साउंड इस तरह होता है जैसे पत्थरों में से पानी जाता है, तो ये हार्श साउंड होता है। और ये क्या कब होता है कि दिस साउंड में आकर when there is airway blockage such as in children with cough and patient with laryngeal obstruction। अगर छोटे बच्चे के या एडल्ट के laryngeal obstruction होती है, एयरवे की अगर obstruction होती है, तो क्या होता है इंस्पायरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान आप क्या होगा, आपको उस पेशेंट की आवाज़ सुनाई देगी। वो इस तरह होगी कि जैसे पानी में से पत्थरों में से पानी जाता है और वो जो आवाज़ देता है इस तरह की। आप YouTube पे देख भी सकते हो कि स्ट्राइडर साउंड कैसा है, तो फिर वो आपको बता देगा। इसके बाद स्टर्टर साउंड, स्टर्टर्स या स्टर्टर्स ब्रीथिंग भी कहते हैं कि नॉइसी साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन साउंड सिमिलर टू दोज हियर्ड इन स्नरिंग, कि जिस तरह बंदा खराटे लेके जो सांस आवाज निकालता है, तो ये जो स्टर्टर्स ब्रीथिंग होती है तो इसमें भी वो बंदा इस तरह की साउंड निकालेगा। इसके बाद क्रैकल्स हमारे पास साउंड होता है जिसको रिल्स भी कहते हैं। क्रैकलिंग साउंड रिसेंबल क्रूशिंग टिश्यू पेपर काज बाय फ्लूइड एक्युमुलेशन इन एयरवे। अगर एयरवे में या एल्वियोलाई में या हमारे लंग्स में क्या हो जाए, एयर फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए, तो उस दौरान जो हमारे पास साउंड होगी तो वो क्रैकल साउंड होगी। वो साउंड इस तरह होती है जिस तरह टिश्यू पेपर को आप अपने हाथों में मसलते हो, और जो साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसको क्रैकलेस साउंड कहते हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास रॉनकी साउंड है। रॉनकी साउंड रैटलिंग विस्लिंग लो पिच साउंड मेड इन द थ्रोट। Ronchi can be heard in patient with pneumonia, chronic bronchitis, cystic fibrosis or COPD। COPD स्टैंड करता है chronic obstructive pulmonary disease। cystic fibrosis के आपके लंग्स में, आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिस्ट बन जाए, सिस्ट मतलब छोटे उबले टाइप बन जाते हैं। इसके बाद अगर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई का अगर इन्फ्लेमेशन है, या नमूनिया है, नमूनिया भी एल्वियोलाई इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, तो उन कंडीशन में जो पेशेंट के रिस्पिरेटरी साउंड होगा वो रॉनकी साउंड होंगे, जो विसल सीटी टाइप साउंड होते हैं, सही है। आपने एमसीक्यूज के लिए इतना याद रखना है कि कौन सी डिजीज में कौन सा साउंड हमारे पास होगा, तो ये आपके एमसीक्यूज में आएगा, सही है। इसके बाद वेजिस साउंड सिमिलर टू रॉनकी बट मोर हाई पिच मेड व्हेन एयरवे बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड और सीवियरली नैरोड एंड इन एस्थमा और सीओपीडी। क्या होता है कि वेजिस का साउंड भी रॉनकाई की तरह होता है, लेकिन उसका पिच इंतहाई हाई होता है, और ये क्या होता है, ये उन पेशेंट में होता है जिनका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उसमें बंदिश आई हो, उसमें जो है वो इंतहाई नैरो हो, तंग हो गया हो, और ये एस्थमा में भी होता है, और सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अगर आपके लंग्स में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो उसमें, या एस्थमा में क्या होते हैं, जो रिस्पिरेटरी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। इसके बाद कियानी स्ट्रोक ब्रीथिंग हमारे पास है कि इररेगुलर ब्रीथिंग दैट मे बी स्लो and shallow at first, then faster and deeper, and that may stop for a few seconds before beginning the pattern again। कियानी स्ट्रोक ब्रीथिंग किसे कहते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से आप इसको याद रख लें कि ये इरेगुलर ब्रीथिंग होती है
जिसमें स्टार्ट में आपकी ब्रीथिंग स्लो होगी, उसके बाद तेज हो जाएगी, गहरी सांस लेंगे आप, उसके बाद फिर रुक जाएगी, फिर स्लो, फिर तेज, फिर रुक। तो ये जो इर्रेगुलरिटी होती हैं इसको कहते हैं कियाने स्ट्रोक ब्रीथिंग। This type of breathing may be seen in certain patients with traumatic brain injury, strokes and brain tumor। और ये उन पेशेंट में होता है कि जिसकी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या गिर गया है और उसका सर जख्मी हुआ है, या कोई पेशेंट स्ट्रोक का है, या किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह के क्या होते हैं, ब्रीथिंग पैटर्न होते हैं इर्रेगुलर, कि पहले उसकी सांस स्लो होती है, उसके बाद तेज हो जाती है, उसके बाद फिर एकदम से स्टॉप हो जाती हैं। और अब हमारे पास है असेसमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, कि अगर हमने किसी भी पेशेंट के रिस्पिरेटरी सिस्टम चेक करना है तो हम सबसे पहले रिस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे। इसमें यूपनिया नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट को कहते हैं। इसके बाद वेंटिलेटरी डेप्थ, द डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन इज असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल। देखो उसके चेस्ट वॉल, सीना जो है वो कितना मूवमेंट करता है, कितना ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो इससे हमें डेप्थ का पता चलता है। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है तो मतलब इसका इसका रिस्पायरेशन वो डीप रिस्पायरेशन है। अगर कम जाते हैं तो शैलो रिस्पायरेशन इसको कहते हैं। अ डीप रिस्पायरेशन इन्वॉल्व अ फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स विद फुल एक्सहेलेशन। सही है कि लंग्स की फुल एक्सपेंशन होती है आपके पास डीप रिस्पायरेशन में। Ventilated diaphragmatic breathing results from contraction and relaxation of diaphragm and is best observed by watching abdominal movement। और क्या होता है कि जो हमारे पास कोस्टल ब्रीथिंग है तो उसमें तो हम चेस्ट की मूवमेंट देखते हैं, लेकिन जो एब्डामिनल है तो उसमें हम एब्डामिन को मूवमेंट देखते हैं कि अगर एब्डामिन पूरा ऊपर नीचे जाता है जिस तरह छोटे बच्चों में होता है, तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास डीप रिस्पायरेशन है। Ventilatory diffusion and perfusion. The respiratory process of diffusion and perfusion can be evaluated by measuring the oxygen saturation of the blood, color of skin and capillary refill। देखो मैंने आपको कहा कि परफ्यूजन किसे कहते हैं, कि आपके लंग्स में जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाता है आपके ब्लड में और ब्लड से CO2 जाता है एल्वियोलाई में, ये एक्सचेंज डिफ्यूजन कहलाता है। अब ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा और टिश्यू और सेल की तरफ जब ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है तो इसको कहते हैं परफ्यूजन। और ये डिपेंड करता है पेशेंट के उस पर कि कलर ऑफ स्किन हम चेक करते हैं। अगर पेशेंट का कलर ब्लू है या पेल है तो हम फिर हमें पता चलते हैं कि ये ऑक्सीजनेशन का कोई मसला है, इसके टिश्यू की सेल्स की सही से परफ्यूजन नहीं होती। सही है। दूसरा कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल ऐसा होता है कि हमने पेशेंट का फिंगर जो है उसको ऊपर से प्रेस कर लेना है, उसको फिर छोड़ देना है। अगर विद इन 3 सेकेंड्स क्या होते हैं कि उसके जब हम पकड़ते हैं ना तो वो फिंगर येलो टाइप हो जाता है, पेल टाइप। अब जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो एकदम से रेड हो जाता है। अगर ये रेड होना छोड़ने के बाद 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेता है तो इसको फिर कहते हैं कि कैपिलरी रिफिल हमारे पास ज़्यादा है और इस पेशेंट को क्या है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सही है। अब ये वो नॉर्मल हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एंड में हम पढ़ेंगे कि एपनिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को, यूपनिया कहते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग को, ऑर्थोपनिया कहते हैं कि अगर एक बंदा सिटिंग पोजीशन या खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में सांस ले सकते हैं उसको हम ऑर्थोपनिया कहेंगे। डिस्पनिया किसे कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सब्जेक्टिव सेंसेशन होती है, पेशेंट आपको कहते हैं कि जी मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इसके बाद पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि अगर एक पेशेंट सोता है और वो आपको कहता है कि सोते दौरान एकदम से मेरी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, सांस जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है और एकदम से मैं उठ जाता हूँ। सही है। तो इसको फिर हम कहते हैं पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। सही है कि अटैक ऑफ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट अवेक अ पर्सन फ्रॉम स्लीप, कि वो ऐसे होते हैं कि उस बंदे को नींद से जगा देते हैं। इसके बाद हाइपरएपनिया कहते हैं इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को। टेकिपनिया कहते हैं कि जब नॉर्मल से रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो। ब्रेडिपनिया अगर नॉर्मल से रिस्पिरेटरी रेट हमारे पास कम हो। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है हाइपर वेंटिलेशन, अगर रिस्पिरेशन रेट और डेप्थ दोनों ज़्यादा हो तो इनको क्या कहेंगे, जो इंक्रीज हो तो इनको हम कहेंगे हाइपर वेंटिलेशन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं। हाइपो वेंटिलेशन किसे कहते हैं, अगर रेट भी और डेप्थ दोनों आपके पास डिक्रीज हैं तो इसको हम कहेंगे हाइपो वेंटिलेशन। इसके बाद कोस्मेल ब्रीथिंग होती है तो इसके कहते हैं कि इज अ डीप एंड
labored breathing pattern from often associated with severe metabolic acidosis, particularly diabetic ketoacidosis, but also kidney failure. ये क्या होता है कि ये हमारे पास जो कोस्मेल ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन होती हैं, तो ये क्या होती हैं कि ये डीप रिस्पायरेशन होती हैं, लेकिन इसके साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स भी मतलब एक्शन करते हैं, मतलब इंतहाई तकलीफ के साथ बंदा सांस लेता है जोर लगाकर। और ये कब होता है? अगर कि बंदा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, या कोई बंदा जो है क्या है कि उसको किडनी प्रॉब्लम है, या कोई बंदा वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में है, उसके ब्लड कीटोन लेवल ज़्यादा हैं, तो इन कंडीशन में जो पेशेंट ब्रीथिंग करेगा तो वो काफ़ी लेबर्ड ब्रीथिंग पैटर्न होगा, और इसको कोस्मेल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास वाइटल साइन यूनिट का 4th पार्ट रिस्पायरेशन था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। वाइटल साइन का पूरा लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, पूरा के पूरा यूनिट। आप लोगों ने कोई भी यूनिट अगर यूट्यूब पे सर्च करना हो तो आप उस यूनिट का नेम बाई फरमान लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा। अभी आप सर्च करो कि वाइटल साइन बाई फरमान, और ये वीडियो फिर आपके पास आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। इस यूनिट के MCQs भी हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड नर्सिंग, हेल्थ और पैरामेडिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स, स्किल्स और इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।